नाम से ही जैसे पता है कि बडिंग, बडिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। अब यहाँ बर्ड जब फॉर्म करेगा उस केस में जो है ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये सारा भी एसेक्सुअल का बात हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा बडिंग। अब बडिंग का बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है आंख बंद करके हाइड्रा, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल है ये हाइड्रा, ठीक है। ये हाइड्रा का क्या है, ये हाइड्रा है, ठीक है। ये हाइड्रा का बॉडी है, ठीक है। और ये इसके टेंटिकल्स हैं, इसको हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं, जिससे वो अपने एनिमी को, टेंटिकल्स या निमेटोसिस्ट, इससे क्या होता है ये अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और मूवमेंट में भी इसका मदद करता है। और ये इसका बेसल, और ये बेस हुआ, इसको बेस बोलते हैं। और ये बीच में जो है ये बॉडी है, ठीक है। आगे चल के जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ना होता है कि ये सिलेंट्रॉन होता है, इसके अंदर जो है ये मतलब एक्टोडर्म में जो वो सब पढ़ना है, वो आगे का चीज है। अभी तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग बडिंग पढ़ रहे हैं। तो पहले ये हाइड्रा क्या करेगा, इसमें जो है बर्ड फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बर्ड, इस पे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। बर्ड मतलब एक्चुअली होता है क्या, कली। पेड़ में देखे होंगे ना, कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ तो बहुत सारा फूल वाला पौधा, उसमें देखो छोटा सा कली निकल जाता है, फिर आगे चल के वो फ्लावर बनता है, ठीक है। फिर फ्लावर से सीड बनता है, फिर फ्रूट बनता है, फलान चिलान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, बर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब ये बर्ड जो क्या है वो डिटैच होंगे धीरे धीरे। और ये बर्ड कैसे बना, तो इसके अंदर भी जो है, क्योंकि ये भी सेल का है, एक सेल का बना हुआ, तो इसके अंदर भी जो है वो क्या है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके सेल में। तो वो भी जो है जब उसका मास बढ़ेगा तो वो बर्ड के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बर्ड जो है वो डिटैच हो गया। और फाइनली जो है न्यू बर्ड जो बन रहा है वो डाउटर, हाइड्रो या हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म बन गया, यही बर्ड, ठीक है, न्यू हाइड्रा बन गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि बर्डिंग और बाइनरी फिजन में जो एग्जांपल है उसमें क्या अंतर होता है, तो अंतर ये होता है कि बर्डिंग में जो है वो पेरेंट रह जाते हैं, ठीक है, बर्ड बन के डिटैच हो गया, पेरेंट रह गए। लेकिन ये बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट नहीं होते हैं, बल्कि एक वो पेरेंट जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है कि वो अपना वजूद खो देते हैं। क्योंकि अमीबा क्या था बेचारा, पहले एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, तो यहाँ पर वो पेरेंट मतलब मदर और फादर दोनों के रोल में था। लेकिन जब उसे डाउटर अमीबा जब हो गए, एक अमीबा से दो अमीबा जब बना, तो उसमें क्या है, उसके बाद क्या उसका कोई पार्ट बचा जिससे कहा जाए कि ये इसका पेरेंट था, ये इसकी मदर थी, ये इसका फादर था, नहीं बचा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बाइनरी फिजन में पेरेंट्स आर लॉस्ट, ठीक है, जबकि बर्डिंग में जो है पेरेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है बाइनरी फिजन में, जबकि यहाँ पर क्या होता है, बर्ड डिटैचमेंट होता है, ठीक है, कोई कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल है, सेम प्रोसेस, वो होता है ईस्ट, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी बर्डिंग होता है, ठीक है। अब थर्ड टाइप है फ्रैगमेंटेशन।
फ्रैगमेंटेशन, नाम ही से पता चल रहा है कि फ्रैगमेंट के फॉर्म में टूट जाना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसमें जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, वो है स्पाइरोगायरा। ठीक है, एग्जाम में स्पाइरोगायरा से आता है कि स्पाइरोगायरा में क्या होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल, एसेक्सुअल का कौन सा, तो फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके जो है इस तरह से बेचारे के ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ये मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद जब इसके पार्ट को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, या डिटैच होगा, तो ये फ्रैगमेंट के फॉर्म में टूट जाएगा और ये फिर जो है फिर से नया स्पाइरोगायरा बना देगा। यानी ये पेरेंट स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये जो है डॉटर स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, यानी न्यू स्पाइरोगायरा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। यानी जब ओरिजिनल जो बॉडी होता है, जब उसके फ्रैगमेंट टूटते हैं, यानी टुकड़े, जब कोई भी एक टुकड़ा टूटेगा तो वो फिर से नया बना दे। जैसे वो होता है केचुआ, केचुआ को तो सबने देखा होगा, जिसको चेरा बोलते हैं हिंदी में, तो उसको जो है देखना कि उसको अगर कहीं से भी तोड़ोगे, एक्चुअली कहीं से नहीं, वो पीछे वाले 14 सेगमेंट से टूटता है, तो लेकिन उसको जब तोड़ोगे तो क्या, वो फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से फ्रैगमेंटेशन कहलाया, जिसमें एक फ्रैगमेंट टूटा, उसके बाद फिर से वो नया इंडिविजुअल बना लिया, और ये चीज किस में होता है, स्पाइरोगायरा में। फिर इसका एक और एग्जांपल है, वो है रीजेनरेशन। चौथा, तीसरा फ्रैगमेंटेशन हो गया, चौथा रीजेनरेशन। नाम सुने होंगे, कोई एनिमल का नाम भी याद आया होगा। रीजेनरेशन, री मीन्स अगेन, जनरेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ बॉडी, यानी शरीर का कोई टुकड़ा जो है, कोई पार्ट है, वो शरीर से अलग हो गया, कट गया, लेकिन वो फिर से रीजेनरेट कर गया, फिर से बॉडी में वो पार्ट बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लिजार्ड, जिसको छिपकली बोलते हैं, लिजार्ड का पूंछ कट जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, और स्टारफिश, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इस फ्रैगमेंटेशन और इस रीजेनरेशन, इन दोनों के बीच डिफरेंस। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि बकायदा कोई फ्रैगमेंट टूट करके नया बॉडी बन जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, यानी इसका एक बॉडी का कोई भी पोर्शन जो है उसको रीजनरेट होना है। रीजनरेशन मतलब इस रीजनरेशन नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी का कोई टुकड़ा टूटता है तो वो टुकड़ा खुद को नया मतलब ऑर्गेनिज्म बना लेता है, नया बॉडी बना लेता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में कोई नया बॉडी नहीं बनाता है। छिपकली है तो उसका पूंछ टूट गया तो फिर पूंछ ही बनेगा, ऐसा नहीं कि पूंछ टूट गया तो वो उस टूटे हुए पूंछ से नया छिपकली बनेगा, नहीं, बल्कि छिपकली है, मान लो ये छिपकली है, ठीक है, बेचारा का पूंछ टूट गया, तो ये पूंछ टूटा तो ऐसा नहीं, ये पूंछ जो है नया, ये डेड हो गया, ये फालतू है, इसको फेंक दो, वो डेड हो गया। अभी बेचारा छिपकली है, इसका जो ये पूंछ जो पोर्शन यहाँ से बेचारा बैक से टूट गया है, तो यहीं पर से फिर नया पूंछ बनेगा। ठीक है, जबकि स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि मान लो ये कि स्पाइरोगायरा है, ठीक है, तो ये एक फ्रैगमेंट टूट गया, दो अलग अलग टुकड़ा हो गया एक स्पाइरोगायरा का। ठीक है, ये जो फ्रैगमेंट है ये नया स्पाइरोगायरा बना देगा, लिविंग है, और ये नया है बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन, और जो छिपकली का हमने पूंछ फेंक दिया जो डेड हो गया वो हो गया रीजेनरेशन। ठीक है, तो ये स्पाइरोगायरा का जो फ्रैगमेंटेशन है, इसका और एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो प्लैनेरिया में। प्लैनेरिया का एनालिड्स होता है, ठीक है, एनालिड, जिसमें क्या हो, जैसे अभी केंचुआ का एग्जांपल दिए, फिर या फिर जोंक, जोंक का एक टुकड़ा टूटता है वो फिर से नया जोंक बना देता है। ठीक है, फिर उसके बाद रीजेनरेशन में स्टारफिश, स्टारफिश का कोई जो है, स्टारफिश जो है इस शेप में है, मान लो ऐसे स्टार का मान लो, तो इसका अगर कोई ये पार्ट जो है वो टूट गया है तो वो डेड हो गया, अब इसमें फिर से ये नया पार्ट रीजनरेट होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर पार्ट टूटता है तो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है टूटा हुआ पार्ट, लेकिन यहाँ पर टूटा हुआ पार्ट डेड हो जाता है, उसके बॉडी में फिर नया जो है वही पार्ट उगता है। तो यहाँ रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में यही अंतर है। ठीक है, अब उसके बाद जो है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
मेन पॉइंट बता देते हैं कि अभी तक हमें जो है रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन भी मिले हैं कुछ, जैसे कि मान लो कि म्यूल, ठीक है, म्यूल मीन्स गधा होता है, ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डंकी, ठीक है, मतलब खच्चर और घोड़े का जो है वो मिक्सिंग होकर के म्यूल बना, गधा बना, ठीक है। अब इसका जो है, ठीक है, डंकी मतलब गधा भी होता है लेकिन बेसिकली इसको म्यूल मतलब खच्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेचारा जो है वो दोनों का हाइब्रिड हो गया और ये इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल या स्टेराइल, लेकिन फिर भी तो जिंदा है ना, बाकी तो बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं ना, सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन एब्सेंट। या फिर जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों भी इनफर्टाइल होते हैं यानी अस्टेराइल ह्यूमन, ये भी तो अस्टेराइल ह्यूमन होते हैं जिसको हिजड़ा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मेल ये हो गया, फीमेल ये हो गया, लेकिन अस्टेराइल होते हैं, इनसे कभी बच्चे पैदा नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर वैसे कपल, ह्यूमन कपल जिनके जो है मतलब बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो स्टेराइल हो गया, लेकिन स्टिल दे आर लिविंग, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ये रिप्रोडक्शन सिर्फ नहीं करते हैं लेकिन इस लिविंग वर्ल्ड के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्शन तो हमें मिल गया है रिप्रोडक्शन का, तो हम क्या कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, यानी किसी भी लिविंग थिंग के लिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता है। अगर कोई पूछेगा कि कोई ऐसा कैरेक्टर बताओ जो ये लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कर दे, नॉन लिविंग में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ इन लोगों में भी नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन लिविंग हो गए, नहीं लिविंग है, बाकी तो प्रोसेस हो रहा है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब उसके बाद थर्ड जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर वो है मेटाबॉलिज्म, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है कि इट इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर या लिविंग बॉडी, इन आवर बॉडी, ठीक है। आवर मतलब है लिविंग का नाम हो रहा है, ठीक है, एक पार्टिकुलर अपने खुद के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। मीन्स हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन, ऑस्मोल रेगुलेशन, ये सारे केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारा केमिकल प्रोसेस को एक साथ जो है वो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म जो है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक, ठीक है, कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस का नाम है, ठीक है। अब एनाबॉलिक को जो है वो कंस्ट्रक्टिव कहा गया है, कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल या केमिकल प्रोसेस, ठीक है, बायोकेमिकल नहीं लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। जबकि कैटाबॉलिक को कहा गया है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या होगा, आपको समझने के लिए मैं बता रही हूं, जो एनाबॉलिक है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव यानी बनना, कैसे बनना, तो जैसे ये बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जब ज्वाइन होंगे, जुड़ेंगे आपस में, तो एक सेल बना दिए, ठीक है, नया सेल बना, ठीक है। कैटाबॉलिक को समझने के लिए क्या करना होगा, एक सेल है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, यानी ये ब्रेक हुआ तो किसमें हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हो गया, तो ये हो गया कैटाबॉलिक। इसीलिए एनाबॉलिक को कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी ज्वाइन करके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस एक बड़ा प्रोसेस बनता है, एक बड़ा रिएक्शन बनता है, ठीक है, या सेल बनता है। और ये सॉरी रिएक्शंस, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रहे हैं वो आपस में जुड़ करके जो है एक बड़ा सा प्रोसेस बनता है, ठीक है। और इसमें क्या है, कैटाबॉलिक में बड़ा सा जब कोई रिएक्शन हो गया, कोई रिजल्टेंट आ गया, तो फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम ही है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बताई कि जैसे मान लो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, प्लस ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एनाबॉलिक, ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ। लेकिन उस ग्लूकोज का फिर हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा, तो वो क्या हो गया, कैटाबॉलिक। जब उसका ब्रेकडाउन हुआ ना, टूटा ना, तो वो एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वो टूट करके एनर्जी दे रहा है बॉडी को, तो वो हो गया कैटाबॉलिक। लेकिन इसका सबसे बेसिक, अच्छा इसका एक और चीज है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ये दोनों प्रोसेस को होने के लिए, ठीक है, सेल का डिवीजन यानी सेल डिवीजन होना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ठीक है। जहां सेल डिवीजन नहीं होगा वहां पर यह प्रोसेस नहीं होंगे, तब हम उसको लिविंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस जो है लेबोरेटरी में भी किया जा सकता है, यानी जो जितने भी केमिकल प्रोसेस उसको लेबोरेटरी में भी करेंगे, लेकिन लेबोरेटरी में करने के बाद क्या कोई वो लिविंग फंक्शन करेगा, नहीं। लेकिन जब वो लिविंग बॉडी के सेल के, क्योंकि सारा फंक्शन जो सेल के अंदर होता है, बेसिकली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो ये जो सेल जब डिवीजन करेगा तभी तो एनर्जी बनेगा, एनर्जी टूटेगा, तो और ये तो प्रोसेस है ना, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस तब होगा जब उसको कोई मीडियम मिलेगा, ठीक है, यानी लिविंग मीडियम मिलेगा। लिविंग मीडियम क्या है, सेल, ठीक है। तो जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग फिर लिविंग नहीं मानेंगे। तो एनसीईआरटी में पढ़ना, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो प्रोसेस है उनको होने के लिए सेल डिवीजन कंपलसरी है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस यूं ही ऐवे बेकार है, ठीक है। तो इसको होने के लिए, और अगर हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं, सेल डिवीजन को या सेल को इस प्रोसेस के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, तो फिर लेबोरेटरी में भी जो हम लोग सेल डिवीजन नहीं करवा रहे, बल्कि डायरेक्ट कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है डिस्ट्रक्शन का और कंस्ट्रक्शन का, तो फिर उसको भी हम लोग करेंगे, ये भी लिविंग है। इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है, ठीक है। अब है कि इसका ग्रोथ रेट कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। ग्रोथ रेट मतलब ये जो एनाबॉलिक है, यानी एनाबॉलिक इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिक, आता है एनसीईआरटी का है ये, और तुम्हारे नीट में आता है, इसलिए याद रखना। तो जब एनाबॉलिक कैटाबॉलिक से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रोथ, और अगर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक से कम होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव ग्रोथ। और अगर एनाबॉलिक इक्विवेलेंट होगा कैटाबॉलिक का तो नो ग्रोथ। मीन्स अगर सेल के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है और टूटने का प्रोसेस कम हो रहा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में,
तो वो क्या हो गया कि सेल ज्यादा बनेगा, ज्यादा बॉडी में एनर्जी आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। लेकिन अगर एनाबॉलिक कम है, यानी बनने का काम कम हो रहा है, कंस्ट्रक्ट होने का काम कम हो रहा है, लेकिन टूटने का काम ज्यादा हो रहा है, तो आदमी ज्यादा थक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव ग्रोथ। उसके बाद एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों जब इक्विवेलेंट होता है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है, बराबर हो रहा है, तो कोई ग्रोथ नहीं होता, एज यूजुअल ही रहता है, ठीक है। तो ये नीट का है, ठीक है। तो इतना जो है आपको समझ में आ गया। और ये मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल का बनना, ठीक है, दैट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली सेल के बारे में पता है, बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल। फंडामेंटल क्या, बेसिक जब वर्ड यूज किया तो स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, किसी भी लिविंग थिंग का, यानी अगर सेल नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेल ही जो है हर एक चीज को कंट्रोल करता है, हर एक चीज को बनाने में काम करता है, तोड़ने में काम करता है। क्योंकि ये एनाबॉलिक कैटाबॉलिक का भी जस्ट बताया कि जब तक सेल नहीं होगा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो उसी केस में जो है अब हम सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो बेसिक फंडामेंटल और फंक्शनल स्ट्रक्चर है किसका, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि पता है कि सेल जो है बाद में फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल जब होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू जो है वो ग्रुपिंग करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तब बॉडी बनता है, और फिर जब बॉडी, बहुत सारे बॉडी तो पॉपुलेशन, फिर उसके बाद फर्दर जो है वो सारा वो आगे का चीज है, फिर वो इकोलॉजी का चीज है। बट ये बेसिक चीज जो है सेल ऑर्गेनाइज जब करेगा तो टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ऑर्गेनाइज होगा तो ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बॉडी। तो यहाँ पर जो है एक लिविंग बॉडी के लिए सेल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए उनको जो है एक एग्जाम्पल है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो प्रोकैरियोटिक हो गया, सेल है बेचारा एक ही सेल का बना हुआ, लेकिन वही जो एक सेल है वो बहुत सारे सेल के साथ ग्रुपिंग कर दिया तो क्या हो गया, बॉडी बनाएगा, ठीक है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सब कुछ होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, मतलब वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं तो ऑलरेडी उनके पास फुल वेल मेंटेन्ड न्यूक्लियस होता है, और वेल ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिर उसके बाद हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना अपना फंक्शन होता है जो बॉडी के हर एक फंक्शन को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब होता है अवेयरनेस, ठीक है, इसका मतलब होता है अवेयर, मतलब जागरूक होना, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है ये लिविंग थिंग का ये भी जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे एक्सेप्शन नहीं मिल रहा हमें, यानी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को छोड़ के बाकी सारे डिफाइनिंग कैरेक्टर है, सारे यानी तीन, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो है इसका मतलब होता है अवेयर, अवेयर मतलब जागरूक होना, यानी सो रिस्पॉन्ड to the stimuli, मीन्स मान लो कि रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, अचानक से तेज हवा चली तो पहला रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है, फट से आंख बंद कर लेते कि आंख में धूल न चला जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
ये कॉन्शियसनेस हो गया। किसका कॉन्शियसनेस हुआ? तो हमारे आईज का हुआ। किसके रिगार्डिंग हुआ? तो हमारे इन्वायरमेंट में जो तेज हवा चल रही थी उससे बचने के लिए हमने अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि कोई धूल मिट्टी ये सब हमारे आंखों के अंदर ना जाए और हमें किसी तरह का परेशानी ना हो। तो ये हो गया क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ह्यूमन को जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, ह्यूमन बींग जो है, वो इंसान है, वो आर मोस्ट इंटेलिजेंट and self conscious animal in the world। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस और इंटेलिजेंट इंसान को कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इसके पीछे जो रीजन है कि प्लांट भी है, वो भी कॉन्शियस है, वो भी अपना रेस्पॉन्स दिखाते हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, बल्कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो है खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, एनिमी से। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो इनके पास एक खास तरह का सेंस, जिसको लोग सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। वो पांचों सेंस ऑर्गन जो है वो हमें कॉन्शियस होने में मदद करते हैं, जैसे आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन और फिंगर है। ये सारे हमारे क्या हैं? सेंसिटिव पार्ट्स हैं जो हमें सेंस कराते हैं। किससे? तो आसपास जो भी घटना होती है उसको लेकर के, और अगर कुछ ऐसा हो जो हमें नुकसान करेगा तो उसको लेकर के हमारा ये सेंस ऑर्गन हमें रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करता है, और हम फट से अपने आप को रेस्पॉन्ड करके बताते हैं कि नहीं भैया ये हमारे लिए सही नहीं है या गलत है। इसीलिए इन सारे सेंस ऑर्गन की वजह से जो इंसान को सेल्फ कॉन्शियस और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल कहा गया है। ठीक है, चलो ये तो इंसान की बात हो गई। अब प्लांट्स के केस में, इन प्लांट्स एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फॉर टच एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा पुडिका, जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, और इसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। ठीक है, ये किसको देख करके अपना रिस्पॉन्स शो करता है? ठीक है, तो ये शो करता है टच को लेकर के, TOUCH। ठीक है, यानी जैसे ही इस प्लांट को कोई छूता है, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे अदर एनिमल हो, ठीक है, तो वो फट से क्या करता है? अपने लीव्स को सिकुड़ लेता है, अपने बॉडी को मोड़ लेता है। क्यों? उसको लगता है कि कहीं ना मुझे कुछ नुकसान हो रहा, तो वो अपने जो है बॉडी को, अपने आप को बचाने के लिए बेचारा कॉन्शियस रहता है। सेल्फ कॉन्शियस नहीं है लेकिन कॉन्शियस है टच को, चाहे वो इंसान करे चाहे जो करे। ठीक है, तो ये हो गया मिमोसा पुडिका, तो इसका रिस्पॉन्ड हो गया टच को लेकर के। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट से अपने आप को बचाते हैं, जैसे सनड्यू प्लांट, ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये सब ऐसे प्लांट हैं कि जैसे ही, हालांकि इंसेक्टिवोरस प्लांट है लेकिन उनके अंदर भी ये चीज है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, उनको भी लगता है कि वो उनका एनिमी है, हालांकि वो उनका फूड है, उनसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ रिस्पॉन्ड की बात है तो वो इंसेक्ट को देख करके वो भी रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हो गए। अब उसके बाद है कि सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स यानी जब कोई एनिमल जो है मेटिंग करता है, मेटिंग यानी आपस में जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उस मेटिंग के दौरान जो है जो प्रोडक्शन होता है वो सीजन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो कि फ्रॉग है, फ्रॉग जो है रेनी सीजन में जो है ब्रीडिंग करता है। ठीक है, या फिर और भी अदर एनिमल्स हैं, उनमें ब्रीडिंग जो है, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो उनका ब्रीडिंग जो है वो नॉर्मल ये कोल्ड रीजन्स में होते हैं, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनका वार्म एरियाज में होते हैं। तो ये सारे जो ब्रीडिंग उनके बीच होगा वो सीजन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होगा, तो उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स की बात होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अब यहाँ पर लिख देती हूँ, सीजनल ब्रीडर्स। इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि
खुद भी लिखोगे तो जल्दी याद होगा। सीजनल ब्रीडर्स व्हेन एनिमल्स मेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है, या पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो समय देख करके जो उनके लिए अनुकूल है, फेवरेबल है, उस अकॉर्डिंग ऑफ टाइम जो है जब वो ब्रीडिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक है। उसके बाद जो है एक वर्ड आता है, वो है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, फोटो मीन्स लाइट हो गया, पीरियड मतलब टाइम हो गया, यानी कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो फोटो पीरियोडिक होते हैं, यानी लाइट को देख करके उसके ऊपर रेस्पॉन्ड दे करके और अपना ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, वो क्या करता है, वो जब जिधर सूर्य का डायरेक्शन होगा, अगर वो ईस्ट में होगा तो वो भी उसका भी मुंह जो है ईस्ट में होगा प्लांट का, ठीक है, और उधर ही वो ग्रो करेगा, यानी वो फोटो पीरियोडिक है। अगर वो वेस्ट होगा तो वो भी वेस्ट की ओर मुड़ जाएगा सनफ्लावर का। तो ये जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, कॉन्शियस है अपने ग्रोथ को लेकर के, और किधर है तो जिधर सन का डायरेक्शन है, ठीक है। फिर वैसे ही जो है ग्रेविटी को लेकर के है, तो ग्रेविटी को लेकर के रूट्स हैं, ठीक है, प्लांट के जितने भी रूट हैं वो अर्थ, ग्रेविटी मतलब क्या, टुवार्ड्स द अर्थ, तो वो जब अर्थ के नीचे, पृथ्वी के नीचे कौन जाता है, प्लांट का रूट जाता है, ठीक है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, तो वो भी कॉन्शियस है क्या, मेरा ग्रोथ जब भी होगा वो अर्थ के नीचे होगा, टू द ग्रेविटी होगा, ठीक है, या फिर टू द ये जियोट्रॉपिक, ठीक है, यानी अर्थ के ऊपर, ठीक है, यानी टुवार्ड द स्काई, तो उसमें क्या होता है, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, ब्रांचेज हो गए, यानी प्लांट का अपर पार्ट है वो कॉन्शियस है अपने ग्रोथ करने के लिए किधर, तो अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ये सारे जो है कॉन्शियसनेस हैं जो बताते हैं कि कोई भी लिविंग एनिमल हो, आइदर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी जो है कॉन्शियस होते हैं अपने आप को इस धरती पे प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये सब जो है हमारे क्या हो गए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गए, कैरेक्टर हो गए, किसके हो गए, लिविंग वर्ड के हो गए। अब नेक्स्ट डे जो है हमारा होगा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी तक इतना जितना आपने पढ़ा, प्लीज रीड एनसीईआरटी का एक लाइन पढ़ो, और उसमें से आपको जहां नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बी अंडरलाइन द एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेक क्वेश्चन, आस्क मी, आई विल आंसर, ओके, थैंक यू।